2023 में कितना बदलाव होगा? 2023 में क्या क्या हो सकता है? 5G का आम लोगों पर क्या असर होगा? क्या वेब गवर्नेंस सरकार के लिए चैलेंज साबित होगा? क्या भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर सही से चल पाएगा? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मार्केट कितना बढ़ेगा? रूस और यूक्रेन की लड़ाई का क्या होगा? दुनिया में भारत की छवि और रिश्ते कैसे होने वाले हैं? बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला 2023 ही देगा, पर ये जवाब इतने भी कठिन नहीं हैं कि इनके नज़दीक न पहुंचा जा सके। यानी इस वीडियो को ऐसा फॉर्मूला समझा जाए जिसकी मदद से 2023 को डिकोड किया जा सकता है। खेती एक ऐसा सेक्टर है जो अर्बन पॉपुलेशन की चिंताओं और नेशनल फ्रेम की चर्चाओं से कहीं दूर है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, 2050 तक तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की तैयारी में है। ऐसे में उस सेक्टर की ग्रोथ ज़रूरी हो जाती है जिसका इकॉनमी में शेयर 50% से ज़्यादा है। इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर को 2 एलिमेंट से जोड़ने का प्रयास होगा। पहला, सॉइल टेस्टिंग बेस्ड चॉइसेस और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुनने में मेजर रिफॉर्म्स जैसी साउंड करने वाली ये 2 चीज़ें ज़रा मुश्किल हैं, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी आज भी गाँव में रहती है। इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी परंपरागत तरीकों से खेती करता है। ऐसे में उन तरीकों को संजोए रखना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई प्रणाली स्वीकारना किसानों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। 2023 में ड्रोन और सेंसर्स की मदद से भी खेती पर जोर दिया जाएगा, जिससे कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग की जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन से खेती के बाद हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन की तकनीक पूरी तरह बदल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उससे फसलों की क्वालिटी में भी 15 से 20% सुधार की उम्मीद है। 2023 एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक और वजह से खास है। देश को खेती की दुनिया की पहली और दूसरी यूनिकॉर्न मिल सकती है। यूनिकॉर्न का मतलब ये नहीं, यूनिकॉर्न का मतलब कोई ऐसी कंपनी या स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक है। तो भारत की पहली एग्रीकल्चरल यूनिकॉर्न बनने की रेस में पहला नाम है पटना की देहात का और दूसरी है चेन्नई की वेकूल। इनमें से किसी भी कंपनी के यूनिकॉर्न बनने के 2 मतलब होंगे। युवाओं के लिए ये मिथबस्टर जैसा होगा कि खेती में अवसर और पैसा नहीं है। दूसरा, और लोग खेती में स्टार्टअप के लिए पहल करेंगे। साल भर पहले से ये शोर था कि भारत 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 क्या है कि G20 आर्थिक सहयोग और आर्थिक नीति निर्माण का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। ये मेज़बानी एशिया और दुनिया में भारत के लिए कई मामलों में एक डिसाइडिंग फैक्टर की तरह काम करेगी। नया साल भारत के लिए सांस्कृतिक विस्तार की तरह भी देखा जा रहा है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है योग को दुनिया भर में अपनाए जाना। इसके अलावा 2022 में आई टेस्ट एटलस की रिपोर्ट भी भारत के कल्चरल एक्सपेंशन की मिसाल पेश करती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि सबसे बेहतर व्यंजनों वाले देश कौन से हैं। भारत इस लिस्ट में 5वें नंबर पर था। आने वाले सालों में भारत की संस्कृति से जुड़े कई पहलू दुनिया की नज़र में आ सकते हैं। ये तो हुई भारत के भीतर की बात। अब बात भारत के बाहर की। विकसित देशों के भारत से रिश्तों पर भी सबकी नज़र रहती है। इसमें 3 सबसे अहम नाम हैं, रूस, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। कई बार ऐसा हुआ है जब रूस और यूक्रेन वॉर पर भारत का स्टैंड मांगा जाता है। ऐसे में इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये पूरा विषय ही पेचीदा हो जाता है। लेकिन 2023 में इन इशूज़ को लेकर भारत का रवैया इस वीडियो के जरिए समझा जा सकता है। You know, a linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on guys, I mean China and India happened way before anything happened in Ukraine. We have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. It's if I get global understanding and support, obviously it is of help to me. But this idea that I do a transaction, that I come in one conflict because it will help me in conflict too, that's not how the world works. So a lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine, have nothing to do with Russia. They predate it. I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I
I'm 1/5 of the world's population. I am what today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit. Everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices, and my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. इसी साल शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट भी होनी है। इसका होस्ट भी भारत है, यानी भारत के पास एक और बार दुनिया के कई देशों के लीडर्स की मेजबानी करने का मौका होगा। 2023 में होने वाली क्वाड समिट भी भारत के लिए काफी अहम साबित होगी, यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के बीच होने वाली स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग। इतनी बातों का एक स्पष्ट अर्थ है कि 2023 में भारत वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में रहने वाला है। ऐसा पहलू जिसे लेकर मोदी सरकार हमेशा बैकफुट पर रही, चाहे जीडीपी हो या ग्रोथ रेट, इन मुद्दों पर सरकार की काफी आलोचना हुई। फिलहाल भारत की जीडीपी 232 लाख करोड़ रुपए है। सरकार 2050 तक इसे $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का दावा करती है। अभी की हालत देखते हुए ये उतना आसान नहीं लगता। लगभग वैसा ही हाल प्रति व्यक्ति आय का है, जो कि 2020 से 2021 के बीच 85,000 रुपए थी, लेकिन 2021 से 2022 के बीच 1.5 लाख रुपए हो गई। ये फिगर्स एक और बात की तरफ इशारा करते हैं कि 2023 के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था वैसी हो सकती है जैसी कोरोना महामारी के ठीक पहले थी। ये साल क्लाइमेट टेक में इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अहम होगा। 2023 में क्लाइमेट टेक, क्लीन टेक और एनर्जी टेक में होने वाली इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हो सकती है। बड़े कॉरपोरेट घराने भी तीनों सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस नए साल में क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए देश में एक बड़ी पहल माना जाएगा, क्योंकि बड़े कॉरपोरेट घरानों की तरफ से ऐसे प्रयास कम ही होते हैं जिनके जरिए क्लाइमेट चेंज पर कोई कदम उठाया गया हो। इसके अलावा ई फार्मा सेक्टर में भी मैसिव ग्रोथ देखी जा सकती है। नए साल में इसकी वैल्यू 2.5 से $3 बिलियन के बीच हो सकती है। भारत के फार्मा सेक्टर में बहुत सी अनियमितताएं हैं जो आम इंसान की नज़र और समझ से कहीं दूर हैं। कोविड पैंडेमिक ने उन अनियमितताओं से सारी परतें हटा दी थीं। दवाएं वैसे भी जिंदगी और मौत का विषय हैं। ई फार्मा सेक्टर की ग्रोथ से ओवरऑल दवाओं के धंधे में कितना सुधार होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। पर नए साल में फार्मा सेक्टर की इरेगुलरिटीज़ को एड्रेस किया जाना और उन पर कदम उठाए जाने की उम्मीद तो की ही जा सकती है। बीता साल क्रिप्टो करेंसी के लिए भी अच्छा नहीं था। क्रिप्टो करेंसी के लिए कहना गलत होगा, ये बुरा उनके लिए था जिन्होंने क्रिप्टो में निवेश किया। पिछले 2 सालों के बीच क्रिप्टो में 76% की गिरावट आई। 2023 में डाउनफॉल मेंटेन रहने की पूरी संभावनाएं हैं। मार्केट में शायद इसके ऑल्टरनेटिव्स हों, पर जिनका नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई तो नहीं ही होगी। ये शब्द हमारे लिए थोड़ा नया है, इसलिए नहीं कि हम इसे समझते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि 2022 में कई कंपनीज ने बड़े पैमाने पर छंटनी की। मेटा, अमेजन, ट्विटर, बायजूस, जोमैटो और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने काफ़ी छंटनी की। जब देश की इकॉनमी पर बात होगी, लेऑफ्स का जिक्र भी होगा। 2023 के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट और लेऑफ्स को लेकर यह साल मिक्स्ड रिस्पांस जैसा होगा, न बहुत अच्छा और न ही बहुत बुरा, बस पिछले साल से थोड़ा बेहतर। एक तरफ जॉब्स कम होंगी तो दूसरी तरफ वर्कफोर्स बढ़ाया भी जाएगा। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि IITians को ऑफर होने वाले पैकेज लगभग 1 करोड़ या उससे ज़्यादा ही होते हैं। टीम लीज आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से मल्टीनेशनल कंपनीज की हायरिंग ठीक ठाक रहेगी। भारत के रूरल एरियाज में एक फ्रेज काफ़ी प्रसिद्ध था, गाड़ी घोड़ा। घोड़े तो रास्तों से लगभग खत्म हो गए, जो बची हैं वो है गाड़ियाँ, और गाड़ियों का मतलब है पेट्रोल और डीजल। लेकिन सरकार इस इक्वेशन को ख़त्म करना चाहती है। भारत सरकार के एक मंत्रालय ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है और वो काम दिखता भी है। हमने इन्हें अक्सर अपना ओपिनियन रखते हुए देखा और सुना है। जैसे मैं इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा था, तो आज आ गई। मैं अभी आपको बताता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले 2 साल में हमारी पेट्रोल की कार, ऑटो रिक्शा और स्कूटर और इलेक्ट्रिक की कार
स्कूटर और ऑटो रिक्शा तीनों की कीमत 2 साल के अंदर लगभग समान होगी। तो मेरा जो सुझाव सोच है कि हमारी गाड़ियां फ्लेक्स इंजन विथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो 40% वही गाड़ी चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगी और 100% इथेनॉल पे चलेगी, 100% पेट्रोल पे चलेगी। तो एकदम कंज्यूमर का बहुत बड़ा फायदा होगा और दिल्ली जैसे शहर में ऑड इवन वगैरह की जो बात होती है करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिसके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसके पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है, उसको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उसका पोल्यूशन नहीं के बराबर होगा। शायद यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मार्केट को इतना बूस्ट मिला है। 2 पहिए से लेकर 4 पहिया गाड़ियों तक कई बड़े ब्रांड्स ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेचे हैं। उनके नंबर्स भी ओके थे। इस पहल में टाटा मोटर्स, महिंद्रा और एमजी मोटर्स इंडिया सबसे अहम हैं। 2022 में लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच ईवीज बिके। 2023 में ये फिगर 1 से 1.5 लाख के बीच रहने की उम्मीद है। OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। अब OEM क्या है? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बनाती भले एक कंपनी है, पर दूसरी कंपनी उसका यूज अपने प्रोडक्ट में करती है। एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक और सिंपल एनर्जी जैसे न्यू एज OEMs में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। ये लॉन्ग रन में हमारे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के लिए अच्छा है और लागत कम करने का स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। 2023 में फोटोवोल्टाइक और विंड पावर भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल पावर जनरेट किया जाए। उसके लिए 2023 में 20 से 25 गीगावाट रिन्यूएबल पावर जनरेट करना बेहद ज़रूरी है। 2022 में सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर भी बैन लगाया था। 2023 में भी ऐसे बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार ने 2022 में 5G लॉन्च किया। कुछ महानगरों में लोग हाई स्पीड इंटरनेट का फायदा भी उठा रहे हैं। उस लिहाज से 2023 5G के लिए 1 स्टेप अहेड जैसा मामला होगा। 2023 में 5G पहले तो फुल फ्लेजेड होगा और कई नए सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन इंटरनेट की बढ़ती एक्सेसिबिलिटी के साथ एक चुनौती भी होगी। इंटरनेट पर मौजूद इंडियंस का डाटा सुरक्षित रखने की चुनौती। 2022 में एक बात क्लियर थी कि भारत डाटा का सबसे बड़ा मार्केट है। जितना बड़ा उतना ही वल्नरेबल। सवाल यह है कि उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा रहा है। 20-22 साल पुराने IT एक्ट और कुछ साइबर सिक्योरिटी लॉज से कब तक काम चलेगा? आने वाले 2023 के साथ इस चैलेंज का साइज और बढ़ेगा। सवाल भी उतना ही बड़ा हो जाएगा कि क्या सरकार 2023 में नागरिकों के डाटा की सुरक्षा के लिए कोई नियम बनाएगी? ये डिजिटल वर्ल्ड के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी लाइफ और हमारे सिस्टम का हिस्सा पहले बनते हैं और हमें पता बाद में चलता है। 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महज एक शब्द था, बज़ क्रिएट करने वाला एक एवरेज टर्म, लेकिन साल के अंत में पूरा सिनेरियो एक झटके में बदल गया। कैसे बदला? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। AI ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, एक तरह का चैटबॉट। नाम है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, शॉर्ट में चैट GPT। इसे न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल का एडवांस्ड फॉर्म माना जा रहा था। सबसे बड़ी बात, इस सॉफ्टवेयर को गूगल का विकल्प माना जा रहा था, क्योंकि ये सर्च इंजन की तरह काम करता है, या कह लीजिए कुछ मामलों में उससे भी बेहतर। आपकी हर क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन का एक्यूरेट और रियलिस्टिक जवाब देता है। यही इसका नेगेटिव पहलू भी है। एक AI सॉफ्टवेयर का रियलिटी के इतने क्लोज होना इज नॉट सो फाइन। न्यूयॉर्क के एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस पर पाबंदी लगा दी गई। बहुत से बच्चे इसकी मदद से अपने होमवर्क और असाइनमेंट पूरे कर रहे थे। बहुत जल्द उनकी सीखने और समझने की एक शक्ति पर असर पड़ने लगा। यानी एक ऐसा AI सॉफ्टवेयर जो इंसानों का काम तो आसान करता है, पर उन्हें निष्क्रिय भी करता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनके लिए AI एक अनिवार्यता है। OTT कंटेंट का मार्केट 2023 में 3 गुना हो सकता है। तो क्या टीवी खत्म हो जाएगा? बार्क की रिपोर्ट के हिसाब से देश के लगभग 21 करोड़ घरों में टेलीविज़न है और टेलीविज़न की बिक्री में कोई खास कमी भी नहीं है। यानी टीवी का एक बेसिक ऑडियंस तो बना ही रहेगा। OTT का मार्केट भले कितना ही बढ़ता रहे, इस मार्केट के बढ़ने से जिस एंटिटी को सबसे ज़्यादा खतरा है वह है फिल्म इंडस्ट्री। हालांकि उसका एक बड़ा फैक्टर कंटेंट को भी माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 2022 में ब्लॉकबस्टर फिल्म्स थी ही नहीं। कुल मिलाकर OTT प्लेटफॉर्म्स के पास
फिलहाल खोने के लिए कुछ नहीं है और बाकियों का रास्ता थोड़ा कठिन है। दुनिया का एक बड़ा देश बनने का रास्ता आसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं। दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना पर भारत की प्रतिक्रिया अहम मानी जाती है, पर अभी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे भारत को खुद ही निपटना है, जिसमें दो सबसे बड़े चैलेंज हैं हमारे दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान। भारत जिस तरह की प्रोग्रेसिव स्टेट में है, उसके बाद ये दोनों भारत के लिए किसी तरह का खतरा नहीं रह जाते। इंटरनली बात की जाए तो पंजाब में उठती खालिस्तान की मांग और कश्मीरी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स भी भारत सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ड्रग्स को लेकर भी सरकार 2023 में कुछ बड़े कदम उठा सकती है। कॉरपोरेट और वेब गवर्नेंस सरकार के लिए बड़े चैलेंज साबित होंगे। 2023 में यह भी उम्मीद की जा सकती है कि नॉर्थ ईस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। 2023 में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कोई बड़ा स्टेप भी ले सकती है। सबसे बड़ी बात, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कोई कमी नहीं है। होपफुली सरकार उस पर भी कुछ करे। मुद्दे और भी हैं, पर बचे हुए इश्यूज अगले वीडियो में।